नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि दिल्ली से सटे हरियाणा के पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी का आज खनन माफियाओं ने कुचल करके जान ले लिया। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। खबर ये नहीं है कि एक डीएसपी स्तर के आदमी को माफियाओं ने कुचला। असल में वो पुलिस के इकबाल को कुचला है, सरकार के इकबाल एतबार को कुचला है, जनता के विश्वास को कुचला है और अपनी बेखौफ होते प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। मित्रों, कहा जाता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में थी, जो गलत थी, क्योंकि हमारे यहाँ के ही आदरणीय मंगल पांडे जिनका आज जन्मोत्सव है, मैं तो उनको जन्मोत्सव पर सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हुए अपने वाणी में एक बार पुनः उनके लिए आदर सत्कार के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर वो नहीं होते, 1857 की पहली गोली नहीं चलाते, तो शायद आज हम किसी अंग्रेज के घर चाकरी कर रहे होते। लेकिन जिस वक्त मंगल पांडे ने गोली चलाने पर मजबूर हुए, उसके समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि अगर अंग्रेजी शासन में हमारा पोस्टमैन अपने लाठी में घुंघरू डाल करके बजाता हुआ सड़क से आता था तो चोर बदमाश सड़क छोड़ करके भाग जाते थे, कहते थे कि हाकिम का हुक्मनामा आया है। आज स्थिति यह है कि पुलिस को देख करके शरीफ भाग रहा है और बदमाश गलबहियां कर रहा है। इसको पुलिस को भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर उनका इकबाल कहाँ गया कि एक डीएसपी स्तर के आदमी को कुचल करके मार दिया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि उस सुनसान वीरान में क्या डीएसपी साहब अकेले गए थे? पुलिस के इतने बड़े अफसर को अकेले एक सुनसान में जाने की क्या मजबूरी पड़ी थी, क्या जरूरी पड़ी थी? क्या उन्होंने रोजनामचे में इस बात का उल्लेख किया था कि वो एक कोई सुनसान राह पर जा रहे हैं? उनका ऑर्डरली कहाँ था, उनका ड्राइवर कहाँ था, उनका गनर कहाँ था? डीएसपी नहीं छोड़ सब इंस्पेक्टर स्तर का अगर पुलिस का अधिकारी जाता है तो 2-3 लोग जाते हैं। जब मामला जंगल और वीरान में है तो वैसे कवर फायर के लिए, कवर प्रोटेक्शन के लिए अलग से फोर्स तैनात होती है। तो वो डीएसपी साहब तनहा या अकेले क्यों गए कि वो ड्राइवर का इतना मन बढ़ गया कि उसने कुचल देना आसान समझा, खौफ में नहीं आया। अगर पुलिस के कोई और जवान दूर से प्रोटेक्शन दे रहे होते तो ड्राइवर उनको कुचलने की हैसियत में नहीं आता। ये भी एक जांच का विषय है, जानने का विषय, समझने का विषय है। बेशक डीएसपी साहब अकेले गए तो वो पुलिस का इकबाल कहाँ था कि वीराने में पुलिस को देख करके कोई आतंकी, कोई बदमाश, कोई मंचला इतना बड़ा शक्तिशाली हो गए कि वो उनको कुचल दें। ये अत्यंत ही दुखद है और देश भर के पुलिस के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपनी दलील दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ना तो आज आम आदमी सुरक्षित है, ना पुलिस सुरक्षित है, ना विधायक सुरक्षित है। यही भूपेंद्र हुड्डा है जिनके जमाने में आईएएस अफसर का ऑर्डरली उनको अपमानित कर रहा था और खेमका के साथ जो उन्होंने किया वो सब जानते हैं। तो मतलब आज उनका सरकार है तो वो बोल रहे हैं, नहीं है तो नहीं बोले, ऐसा होता है। लेकिन मैं तो जरूर ये चाहूंगा कि देश में इस तरह का माहौल, इस तरह की जंगल का कानून न बने कि अगर शेर आया है तो वो गीदड़ को हमला कर देगा, चाहे जमाना कुछ भी हो, जगह कुछ भी हो। मैं उस मृतक आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि उन सभी चीजों की जांच करें कि आखिर डीएसपी अकेले क्यों गए, और दूसरा कि अगर डीएसपी अकेले गए तो वो बेखौफ बदमाश किसके सह पर उसको कुचल दिए। हालांकि जिन लोगों का नाम आया है वो नाम ऐसे लोगों का है जिन पर सरकार मेहरबान रहती है, वो चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, क्योंकि वोट बैंक की तुष्टीकरण में मुसलमान बाप है हमारे नेताओं का। क्लीनर जिस पर इनकाउंटर हुआ है, पांव में गोली मारी गई है, वो मुसलमान है। तो क्या ड्राइवर मुसलमान है? उसको ये बात लग रहा है कि कोई ना कोई मेरा खमखा बन करके आ जाएगा, सरकार में से भी आ जाएगा और विपक्ष में से भी आ जाएगा। देश भर की धार्मिक उन्माद फैलाने की बेड़ा तो हमने उठा ही लिए हैं। क्या इस तरह की कोई चीज थी? इन सब की बारीकी से जांच और सख्त योगी लहजे में एक्शन होना चाहिए। इंस्टेंट एक्शन नीड टू बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट दोज कल्प्रिट्स। आदरणीय प्रेमनाथ जी ने लिखा है कि
आजादी की चिंगारी लगाने वाले महाप्रकर्मी योद्धा मंगल पांडे जी को हार्दिक नमन। मैं भी उनको सत नमन देता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि वो उनका और मेरा विधानसभा एक ही है। मतलब जो विधायक उनका है वही विधायक मेरा भी है। हमारा और उनके गांव के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी है। ये वह सौभाग्य है कि उस पवित्र जन्मभूमि पर मैंने भी जन्म लिया जिस पर मंगल पांडे जी ने जन्म लिया और वीर कुंवर सिंह ने भी जन्म लिया। 1857 के दोनों महानायक थे। खैर, आज महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जात न पूछो सेनाओं की, पूछो उनके जज्बात और जानो उनकी मानसिक शारीरिक औकात। क्योंकि सेना में भर्ती होने के लिए जातीय जरूरत नहीं है और ना ही वहां पर पराक्रम की जरूरत होती है, जात का है जो भी हो। क्योंकि जो सेना में भर्ती होता है उसको मालूम है कि हम पराक्रम के लिए बुलाए गए हैं और हम पराक्रमी होंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे। सेना में जातीय रिक्वायरमेंट पहली बार नहीं। आदरणीय प्रेम दीदी जी मेरे को सुन रहे हैं, वो पूर्व सेना के अधिकारी हैं। जब उन्होंने भी भर्ती का फॉर्म भरा होगा तो उसमें जातीय कॉलम होगी। क्योंकि आज समाचार चैनलों पर सारे जातीय विवरण दिखाया गया कि सेना में कब कब जाति की कॉलम पूछी गई। तो सबसे तो पहले मैंने कल बोला था कि पढ़ाई लिखाई क्यों आवश्यक है, इस बात का एक बार पुनः आज जानना जरूरी हो गया। तेजस्वी यादव ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया वो ये लिया कि भाई अब सेना में जात पूछी जा रही है। असल में तेजस्वी यादव ऐसा आदमी है जो स्वयं जातीय कार्ड दिखा करके रिजर्वेशन सीट से विधायक बना है और जातीय की राजनीति करके उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। योग्यता उसकी सिर्फ इतना ही है कि वो पिछड़ी जात से आता है, लालू जी का बेटा है। बाकी उसमें 2 आने चवन्नी भर भी कोई औकात नहीं है। क्योंकि खुद ही मैट्रिक तक नहीं पास किया है तो उसको फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आदमी अपना चुनाव में खुद ही जातीय प्रमाण पत्र दिखा कर गया है वो आज मिलिट्री में जाति पर उतावला हो रहा है। ये चीज समझने वाली है। दूसरा और सबसे पहले जो बयानवीर आए थे वो आए थे केजरीवाल का ठुल्ला। केजरीवाल के ठुल्ले को ये समझ में नहीं आती है कि भाई देखो, सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक करना, साइकिल स्टैंड पर साइकिल की छिनताई करना और टिकट का साइकिल का कालाबाजारी करना और संसद में सदस्य बना, दोनों अलग अलग चीज है। तुम अपने आप को ये क्यों नहीं मान लेते कि भाई अब तुम वो नहीं रहे कि पहले कहोगे कि क्या करें, 60 रुपया का तो मुझे मिला है, आपको तो 70 में ही देंगे ना, सिनेमा देखना है तो देखिए। लोग कहेंगे यार 3 रुपया का काउंटर में, 3 रुपये से कहा हुआ, मैनेजर ने 60 रुपया दिया। तो शुरू से लोगों को बरगलाने की आदत है, वो जाते जाती है। क्योंकि कहा गया है कि बंदर बेशक बंदरपन छोड़ दे लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसका चरित्र है। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि जात स्वभाव कभी ना छूटे, आ टांग उठा के कुकुर मुते। आदरणीय अशोक चौबे जी को साधु। तो संजय सिंह अपनी बदलाव को अंगीकार करे, पहचान करे और देश को गुमराह ना करे। मित्रों, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत इस देश में है कि अगर मैं देश को गुमराह करने का काम करता तो अब तक बिहाइंड द बार होता। क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में कई ऐसी संगीन धाराएं हम पर लग जाती कि हमने देश को गुमराह किया है। लेकिन ये दोनों बयानवीर के साथ साथ और बहुत ज्यादा एक काला तीतर है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सांसद बना दिया था, उसको खुद ही समझ में नहीं कहता है। काला तीतर ने भी कहा कि अच्छा तो अब जाति प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जा रहा है कि जातीय आधार पर छटनी होगी। उस काला तीतर को इस बात की ज्ञान नहीं है कि जब उसका सरकार था, मतलब जिस पार्टी में आज है, सांसद तो था, उसको तो भाजपा की सरकार थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तुमको सांसद बना दिया, नहीं तो संसद ही तो बड़ी बार प्रयास किए थे, प्रधानी भी नहीं हो रहे और अलग बात है। तो जातीय कॉलम सबसे पहले से आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को भी साधु। मित्रों, एक बात इन सब चीजों से मैं जाना, सबसे पहले तो आप लोगों को ये होशियार करता हूं कि आप अपना जनप्रतिनिधि समझदार चुने, नहीं तो आपको इसी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जब आपका नेता अनाप शनाप बात बोलेगा, जिसको अंड शंड बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैं इसमें निकाला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजय सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, काला तीतर हो या और सारे तीतर बटेर जो राजनीति में उतेर की तरह से घूम रहे हैं, वो सब के सब आज जाति पर ऑब्जेक्शन किए। अगर वाकई आपको जात से परहेज है कि सेना में जात क्यों पूछी जा रही है, तो ये मौका भी है, दस्तूर भी है और समय का नजाकत भी है। संसद चल रहा है,
जो संसद में आपके सदस्य हैं उनको प्राइवेट बिल के माध्यम से एक बिल लगा दीजिए कि भाई अब किसी भी नौकरी में जातीय बंधन को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जातीय बंधन समाज को बांट रहा है। देश को पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जातीय पैकड़ है, जो स्वर्ण समाज के पांव में बांध करके विकलांगों को दौड़ाया गया है और धावकों को रोका गया है। ये मौका है, आप भी मतलब का बयानबाजी और बकवास करने की जगह संजय सिंह को मैं कहता हूं कि राज्यसभा में कल प्राइवेट बिल के माध्यम से राज्यसभा के उपसभापति जी को बोल दें या सभापति जी को बोल दें, सभापति जी का भी कार्यकाल है, उनको बोल दें कि सभापति जी जाते जाते नेक काम करते जाइए और मेरा एक अनुरोध मानते जाइए। आज से मैं बीइंग सांसद सदस्य मांग करता हूं कि अब देश में जातीय बंधन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार जाति आधारित देकर के लोगों की छटनी करने की योजना बना रही है। तो बढ़िया भी लगेगा, लेकिन संजय सिंह को और तेजस्वी यादव को पता है कि हमारा देश हुले ले वाला देश है। वो ये नहीं जानना चाहता कि हमारा नेता कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सही गलत की परख किए बगैर खाता न बही, जो मेरा अनपढ़ गवार बेवकूफ बेहुदा नेता कहे वही सही। और इस तरह की प्रचलन जब तक रहेगी देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि देश को ये जानने का मौका ही नहीं लगेगा कि जो मेरा नेता कर रहा है क्या वो तथ्यात्मक रूप से सही है। भला वो समाचार चैनलों का जिन्होंने पिछले कई सालों से चतुर्वेदी जी पिछले कई सालों की भर्ती प्रक्रिया का वो ड्राफ्ट, वो जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पेपर होते हैं वो सारा आज कॉलम वाइज दिखा दिया। और 7वें नंबर कॉलम पर 2017 में भी था, 2019 में भी था और उसके पहले भी था, और अग्निवीर के साथ कॉलम नहीं बदला। मतलब कुछ चीज नहीं बदली है, सेना की जगह अग्निवीर और वायुवीर लिख दिया गया है। तो इस तरह की आप लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, देश में आगजनी और असमंजस की स्थिति फैला रहे हैं। आप पर किस तरह की सजा दी जाए ये जनमानस को चर्चा करना चाहिए। एक सजा मैं बता रहा हूं कि जब आपके हाथ में मतदान का समय आए तो आप जाति धर्म क्षेत्र समाज संप्रदाय देख करके ना वोट दें। वो ये देखें कि ये वही आदमी है, अनपढ़ आदमी जिसको इस बात का पता नहीं है कि मैं स्वयं जातीय कार्ड लगा करके एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं, एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं और वायुवीर अग्निवीरों की जाति पर ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं। इस तरह की दोगली चाल नहीं चलेगी। देशवासी इस बात को समझने लगा है। मित्रों, कहा जाता है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं भी कुछ दूर तलक की बातें नजदीक में आपको बता देता हूं। बात जाति पे आई है तो जाति पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कल मैंने अपने वीडियो बयान में कहा था आदरणीय मीना व्यास पटेल को कि भाई भारत के सर्वोच्च सीट पर आसीन शख्सियत के लिए निचले स्तर की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये बयानबाजी कोई आम आदमी नहीं करता है, वो आदमी करता है जिनको माननीय का दर्जा प्राप्त है। मित्रों, मैं सबसे पहले जब इस सीट पर अशोभनीय बयान सुना था वो था आदरणीय के.आर. नारायणन साहब का। जब आदरणीय के.आर. नारायणन साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस के सभी बयानवीरों ने एक ही बयान दिया कि पहली बार देश में हम दलित समुदाय के किसी आदमी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा रहे हैं। मतलब ये देश का दुर्भाग्य है और ये जातीय विद्वेष का परिणाम है, आरक्षण का अभिशाप है कि राष्ट्रपति को हम उसकी योग्यता के आधार पर सीट पर नहीं बैठा रहे हैं, वो इसलिए बैठा रहे हैं कि वो दलित है। जिस देश का राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पहला राष्ट्र नायक को हम जातीय आधार पर बैठाएंगे, योग्यता के आधार पर ना बैठाएंगे तो उस देश के बाकी का क्या होगा। भोजपुरी में कहा जाता है कि जेकर ईश्वर ऐसन ओकर दलिदर कैसन। मतलब जिसका ईश्वर ऐसा है उसका दरिद्र कैसा होगा, ये समझने वाली बात है। मित्रों, इसके पहले का जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो ये नहीं कहा गया था कि हमने एक ऐसे शख्सियत को राष्ट्रपति बनाया है जिसको परमाणु विज्ञान के रूप में महारत हासिल है। देश में परमाणु शक्ति के लिए देश को सशक्त करने का काम इसी महामानव ने किया है। यह ऐसा महामानव है जिसने राष्ट्र सेवा के लिए, विज्ञान की सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए आजीवन अविवाहित रहा। यह आदमी कोई संघ का कार्यकर्ता नहीं था जिसमें विवाह करना वर्जित है। ना ही ये आदमी स्वैच्छिक अविवाहित होने का सोचा।
इस आदमी ने समाज के भार को अपने कंधे पर लिया और शोध आविष्कार में इतना ज्यादा लीन रहा कि उसको विवाह करने का मौका ही नहीं लगा। उस महामानव को भूरी भूरी प्रशंसा करके बताना चाहिए था देश को कि हम आज उस आदमी को राष्ट्रपति बना रहे हैं जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया तो उनके योग्यता को आधार न बनाया गया, ये कहा गया कि हमने एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति बना रहे हैं जो मुसलमान है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी तक की भी जाति बताई जा रही है। तो फिर आपको मिलिट्री में जाति से किस बात का ऑब्जेक्शन? मतलब आप इस बात से पीड़ित हैं कि भाई वायुवीरों में जो हमने अग्निबाण चलाए थे, जिससे जगह जगह ट्रेनें फूकी जा रही थी, आगजनी और लूटपाट हो रही थी, वो अनफॉर्चुनेट पत्थलवार के दिन पत्थर चलाने में व्यस्त हो गई और वो सारी की सारी भीड़ पत्थलवार के पत्थलबाजी में शिफ्ट कर दी। उसके बाद नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गई और अब आज बाढ़ और अन्य विपदाओं में घिरी हुई है। हमारा मनसा पूरा नहीं हुआ देश जलाने का। तो वापस आप वायुवीरों के, अग्निवीरों के, जलवीरों के इस भर्ती प्रक्रिया पर जातीय विद्वेष बोना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि जातीय कॉलम शुरू से है। इस बात का परिणाम कौन करेगा, इस बात का मांग कौन करेगा, ये तो वो बताएंगे। मैं चाहता हूं कि पढ़ूं तेजस्वी संजय सिंह और उचित नीचता की पराकाष्ठा पार किए हैं। दम है तो संसद में सवाल उठाएं। सेना भर्ती अभिलेख रखने के अनेक कारण हैं। क्लास आयोजित सेना में एक महत्वपूर्ण विषय है अत्यंत पुराना। ऐसी चर्चा सुना उन्हें। आदरणीय, मैं आपको बता रहा हूं कि संजय सिंह ना तो पढ़े लिखे आदमी के श्रेणी में आते हैं, ना ही समझदार के श्रेणी में आता है। असल में क्या है कि केजरीवाल के ठुल्ले के रूप में इनके पास केजरीवाल का कोई कमजोर नस है, चाहे वो जिस रूप में हो, क्योंकि केजरीवाल ने धीरे धीरे उन तमाम लोगों के पिछवाड़े पर लात मार करके किनारा कर दिया है जो लोग आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, कुमार विश्वास हो, प्रोफेसर आनंद हो, या और भी बहुत सारे। कितना नाम लूं, ये चंद नाम मैं आपको बता देता हूं। नाम लेने लगूंगा तो वीडियो ही 2-4 घंटे का उसके नामे लेने में हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों को किनारा कर दिया है। संजय सिंह अभी किनारा नहीं लग पाए हैं। इसके मानी ये है कि संजय सिंह के पास जरूर केजरीवाल का कोई कमजोर नस है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं उसके विस्तृत विवरण नहीं बताना चाहता, हालांकि मैं जानता हूं मेरा चैनल पारिवारिक चैनल है और आदरणीय प्रेम दीदी जैसा पढ़ा लिखा गुणी आदमी, मीना व्यास, पटेल भरत चतुर्वेदी जैसे शालीन समझदार लोग देखते हैं और इनके द्वारा शेयर करने पर इसी स्तर के कई लोग देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे चैनल को देखने का पहले मांग करने लगे कि राकेश परमार अपने चैनल को ए सर्टिफिकेट लगा करके चलाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें वयस्क नहीं अश्लील है। बाकी कम बोलना, ज्यादा समझना। आप सब लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि संजय सिंह को केजरीवाल क्यों बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन संजय सिंह की समझदारी पर मैं प्रश्न इसलिए नहीं लगा रहा कि वो समझदार होता तो प्रश्न लगता। वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, उस पर प्रश्न लगाना ही अपने आप को प्रश्नवाचक बनाना है। लेकिन जमाना ये है कि इसी तरह के लोग नेता बन रहे हैं। यहाँ पढ़ा लिखा विद्वान न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त सेनानायक या वैज्ञानिक राजनीति में आते ही नहीं है। तो विज्ञान का सिद्धांत है कि खाली स्थान नहीं होता, या तो वो पानी से भरेगा या हवा से भरेगा, भरेगा तो जरूर। तो अगर वहां पर पानी रहे नहीं रहेगी तो हवा रहेगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि कहीं वैकुंठ नहीं हो सकता। तो अगर राजनीति को विद्वानों से नहीं भरा जाएगा तो ये लफंगों से भरा जाएगा। उसमें इन लफंगों का क्या दोष? दोष तो हमारा और आपका है कि आपने महापुरुषों के जगह लफंगों को मतदान दिया है। कहाँ किसी ने मतदान का बहिष्कार किया कि मैं हमारे चुनाव प्रचार, हमारे चुनाव क्षेत्र में कोई भी समझदार आदमी नहीं आया है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटा दिया तो है, तो आपने नोटा का बटन क्यों नहीं दबाया? नेता इस बात को जानते हैं कि आज राकेश परमार बकवास कर रहा है, चुनाव के दिन ये खुद ही वोट देगा, कहेगा कि यार ये सुरेंद्र सिंह तो
राजपूत है ना? हाँ राजपूत है। तो कोई मामा चाचा दादा लगते होंगे, इनको वोट दो यार, छोड़ो हमको क्या करना है, एक राजपूत को वोट दे रहा हूँ। भरत चतुर्वेदी वोट देने करेंगे यार भोला पांडे पांडे है, छोड़ो साला कुछ भी हो, अपना पांडे तो है, तो मोहर मारेंगे। तो फिर भोला पड़े और सुरेंद्र सिंह जब लखनऊ जाएंगे तो ना तो भरत चतुर्वेदी को पहचानेंगे ना राकेश परमार को पहचानेंगे, क्योंकि लखनऊ जाने के बाद वो लखनऊ ठाट पे आ जाएंगे। जिस दिन हम लोगों को इस बात की समझ हो जाएगी कि हमें अपने मतदान का प्रयोग अपनी हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तब तक यही होगा कि लोग ये मानेंगे कि आप बेवकूफ हैं। क्योंकि आप ये कहाँ देखेंगे कि जाति पहले से पूछी गई है, आज नई नहीं है। अगर वो इनको इस बात का भरोसा होता कि पूछ सकते थे तो वो नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपने कभी उनका कुछ पूछा ही नहीं। आप में से कहाँ किसी ने पूछा कि तेजस्वी यादव तुमको मिलिट्री में जात के एतराज है तो कहीं नहीं मनोज सिन्हा को, मनोज झा को कहते हो कि संसद का सत्र चल रहा है, कल प्राइवेट बिल के माध्यम से कह दें कि जाति शब्द को हटाइए भाई, इससे देश बट रहा है। उनको पता है कि नहीं कहेगा क्योंकि वो खुद ही जाति पोषक है, वो बोल दिया और आपको लड़वा रहा है और आप लड़ते रहिए। खैर, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि आप इस चीज को समझिए कि अगर नेता को जात से एतराज है तो संसद में बिल क्यों नहीं लाता, और अगर संसद में नहीं लाता तो उस नेता को कोई अधिकार नहीं है जो खुद ही विधायक बनने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र पहले पेश करता है। उसको कतई बोलने का अधिकार नहीं है जिसको खुद ही समझ नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ तो उसका परिणाम क्या हो। जब तक आप स्वयं ये नहीं समझेंगे, नेताओं को कार्यक्रम में मिलने पर इस बात का मांग नहीं उठाएंगे, तब तक नेता आपका दोहन करते रहेंगे और आपको बेवकूफ समझते रहेंगे। मैं आपको बेवकूफ नहीं समझ रहा, लेकिन आपका समझदारी वाला काम भी तो नहीं दिख रहा है। अपना काम दिखाइए और स्वयं को समझदार उन नेताओं को बताइए, मुझे मत बताइए, मैं जानता हूँ। तब तक के लिए ईश्वर आप पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रखें और महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।